Good morning, students. In today's lecture, myself Preet Pal from Computer Department, JPS Academy, Assam, will be covering session 1, that is introducing databases of unit 3rd beta, that is your database management system. This is a unit of part B bache of your 10th standard. In this total there are 8 sessions are there, and this session is related to what is database. In this session we are going to just do a theoretical part, that what is database क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं हम लोग डेटाबेस, और एडवांटेजेस क्या हैं डेटाबेस की. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. इंट्रोड्यूसिंग डेटाबेस क्या होता है ना. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रो इज देयर रिलेटेड टू इट, जिसमें कह रहे हैं अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. अब डेटा क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस तो बाद में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस डेटा? डेटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिससे अभी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन जब हम उसके ऊपर एनालाइज करते हैं, जब हम उसको एनालाइज करते हैं प्रॉपरली, तो फिर हमें उसमें से कोई जानकारी मिलती है. किससे? डेटा से. अब जैसे कि आई विल कोट एन एग्जाम्पल. मान लो एक पर्सन है मिस्टर राम, एक नाम है मिस्टर राम, एक परसेंटेज है 97%, एक फिगर हो गई, राम एक नाम है, और एक ईयर 1995, ये एक ईयर हो गया. अभी अपने आप में मैं कुछ नहीं बता रहा है, बस एक फिगर है, 97% है, एक नाम है, एक ईयर है बेटा. लेकिन जब मैंने एनालाइज किया इस डेटा को, तो मुझे पता चला कि राम इज अ पर्सन हु अचीव 97% मार्क्स इन 1995, है ना. तो उससे पहले हमें कोई मीनिंग नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो क्या था मेरा? इट वॉज एन डेटा. वो डेटा था हमारा. दैट इज योर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. और जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं, उसमें से कोई प्रोसेस करते हैं, तो हमें मीनिंगफुल चीज़ मिलती है, और जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन. लेकिन अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ तो कहा जा रहा है डेटाबेस रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. मीन्स जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, और ऐसे डेटा को जिसमें आपस में रिलेशन कोई होता है, तो वो क्या बनाता है? इट फॉर्म्स अ डेटा बेस. अब इसका एग्जाम्पल बेटा, अब जैसे मॉर्निंग में आपके टीचर अटेंडेंस लेते हैं ना, इन द मॉर्निंग क्लास में, जैसे वो आते हैं, और उनके अटेंडेंस रजिस्टर में जो पहला पेज होता है स्टार्टिंग का बच्चे, उसमें आपके नेम्स, फादर नेम, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, अच्छा आप किस हाउस को बिलोंग करते हैं, रमन, कलाम, कल्पना, आपका एडमिशन नंबर क्या, आधार कार्ड नंबर क्या, डेट ऑफ बर्थ का सारा डिटेल होता है. हर बच्चे का अलग अलग है, वो डेटा है. लेकिन सभी डेटा में क्या रिलेशन है? अब जैसे कोई एक नाम है, वो एक डेटा है, एक एड्रेस है, वो डेटा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन का जो है पूरा डेटा है, वो क्या बना देता है? रिकॉर्ड बना देता है. ठीक है. लेकिन अब ऐसे 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, तो 40 रिकॉर्ड्स होंगे बच्चे, लेकिन उन सब में डेटा में क्या रिलेशन क्या है? दैट दे ऑल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास. इज इट सो नॉट? तो डेटा जिसका आपस में कोई रिलेशन होता है, तो वो क्या बनाता है? इट फॉर्म्स अ डेटाबेस. तो वो क्या हो जाएगा? जो पूरा रिकॉर्ड है ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर, वो क्या हो जाएगा? डेटाबेस. ठीक है बेटा. एंड डेटाबेस सिस्टम इज बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. अब देखो, आपके सर या मैम, क्लास टीचर आपके ने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है अटेंडेंस रजिस्टर पे फर्स्ट पेज पे.
अब उसमें अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया, तो सर फ़ोन नंबर चेंज कर देते हैं या मैम कर देते हैं, आपके क्लास टीचर। अगर कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है तो उसका रिकॉर्ड स्ट्रक आउट हो जाता है। अगर कोई नया बच्चा आ जाता है तो रिकॉर्ड मैनुअली ऐड हो जाता है। लेकिन यही काम, यही सब ऑपरेशंस अगर हम कंप्यूटर के थ्रू अगर करते हैं, रिकॉर्ड को रखते हैं हर एक के, तो वो क्या कहलाएगा? डेटाबेस सिस्टम। तो हम कह सकते हैं जब किसी डेटा के ऊपर हम वर्किंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, रिकॉर्ड्स को रखा जाता है बाय एडिंग, डिलीटिंग, अपडेशन, है ना, मॉडिफिकेशन डेटा के ऊपर किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वी कॉल इट एज अ डेटाबेस सिस्टम। अब आगे हम पढ़ते हैं, अ डाटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्टिकुलर इंटरप्राइज। अभी यहीं से अभी क्या कहता है कि जो एक डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। लेकिन किस तरह का कलेक्शन ऑफ डेटा? जिसका आपस में रिलेशन होता है। और डेटा क्या होता है? हमेशा रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, फर्स्ट पेज ऑफ द अटेंडेंस रजिस्टर, है ना, अलग अलग रिकॉर्ड है 40 स्टूडेंट्स का, उनका आपस में क्या रिलेशन था? दैट दे ऑल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास। ठीक है कि नहीं? और उनका सब्जेक्ट क्या है, मोटिव क्या है कि वो एक क्लास के बारे में है। और वो रिकॉर्ड इसलिए रखा जा रहा है या डेटाबेस इसलिए रखा जा रहा है इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द क्लास प्रॉपर्ली। हर बच्चे का रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए और सबका एक पर्टिकुलर मोटिव है उस पेज का, पूरे डेटाबेस का, इन ऑर्डर टू मैनेज द, फॉर एग्जाम्पल, द डिटेल ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। जैसे 10 थी, इट कैन बी एनीथिंग। इज इट सो नॉट? इट मेंटेन any information that may be necessary to the decision making process, और उससे हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, है ना। अब उन बच्चों के फ़ोन नंबर जिन्होंने अभी बुक्स रिटर्न नहीं की हैं लाइब्रेरी में, है ना, या उनके फ़ोन नंबर्स जिन्होंने अभी, जिनके मार्क्स बिलो 30 थे, तो हम एक उसमें से डिसीजन निकाल सकते हैं ना, हम उसमें से कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब इन्वॉल्व, सो इट नेसेसरली टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह किसी कंपनी का डेटाबेस हो सकता है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? द इंटेंशन ऑफ डेटाबेस बेस इज दैट सेम कलेक्शन ऑफ डेटा शुड सर्व एज मैनी एप्लीकेशन एज पॉसिबल। मीन्स एक पर्टिकुलर डेटाबेस इस तरह का होना चाहिए कि वो कईयों का पर्पस सॉल्व कर सकें। अब देखो, एक पर्टिकुलर क्लास में डेटाबेस बनाया गया अटेंडेंस रजिस्टर पे, उसको जो चाहे सब्जेक्ट टीचर वहाँ से डिटेल ले सकती हैं। इज इट सो और नॉट? हर सब्जेक्ट टीचर आपके क्लास टीचर से वो रिजल्ट ले सकती हैं, है ना, भी उसका फ़ोन नंबर वगैरह मांग सकते हैं। इज इट सो और नॉट? तो हर एक को सर्व कर, चाहे इंग्लिश टीचर आ जाती हैं आपके क्लास के टीचर के पास, हिंदी के टीचर आ जाते हैं सब्जेक्ट के, मैथ्स के आ जाते हैं, कहते हैं कि हमें इन बच्चों के फ़ोन नंबर चाहिए या इनका एड्रेस चाहिए, या हाउस मिस्ट्रेस आ जाती हैं, वो कहती हैं कि ये बच्चा किस हाउस का है या मेरे हाउस के कितने बच्चे हैं आपकी क्लास से। तो वी आर एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन, उस डेटाबेस से हम लोगों को कुछ जानकारी मिल सकती है। नाउ अगेन आई रिपीट, द इंटेंशन of database is that same collection of data should serve as many application as possible। तो सेम थिंग कि डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिकली भी इस तरह होना चाहिए कि वो कई एप्लीकेशंस को सर्व कर सके। हिंस अ डेटाबेस इज ऑफन कंसीव्ड ऑफ एज अ रिपोजिटरी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किस चीज़ का कलेक्शन है? इंफॉर्मेशन, जानकारी का, नीडेड फॉर रनिंग सर्टेन फंक्शंस इन अ कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, हम डेटाबेस इसीलिए मेंटेन कर रहे हैं कि वो कुछ काम करे, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कलेक्ट करती है डेटा तो उसका मोटिव क्या है कि उससे कुछ वो डिसीजन निकाल सके या कुछ रिजल्ट निकाल सके। तो हमारा डेटा इस तरह डेटाबेस होना चाहिए कि जिससे हम लोग कुछ फंक्शनिंग कर सकें, किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की, इन अ मैनेज्ड वे। Such a database will permit not only the retrieval of data but also the continuous modification of data needed for the control of operation। अब देखो, उस डेटाबेस के अंदर हम लोग केवल उसमें से हम कुछ रिट्रीव मीन्स निकाल ही नहीं सकते डेटा जो हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंटिन्यूसली लगातार हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे वर्ड है मॉडिफिकेशन।
मॉडिफिकेशन और अपडेशन में क्या फ़र्क है, क्योंकि मैं मॉडिफिकेशन और अपडेशन दोनों बोलने वाली हूँ। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि उसी चीज़ जो आपने डेटा स्टोर कर रखा है उसी के अंदर चेंजेस करना। अपडेशन होता है कोई नया डालना, जैसे अब फ़ोन नंबर है, अगर मैं उसी की कोई 10 डिजिट्स होते हैं, उसी में कुछ चेंजेस कर रही हूँ, मान लो मैंने गलत लिख दिया, तो दैट इज़ मॉडिफिकेशन। लेकिन किसी बच्चे का अब नया फ़ोन नंबर है, पहले वाले को नहीं रखना चाह रहा, तो पहले वाले को रिप्लेस मैं कर रही हूँ, तो आई एम अपडेटिंग माई थिंग्स। ओके, तो जो डेटाबेस होगा उसमें से हम लोग किसी डेटा को डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो different type of operation can be done on the database records. So in this session we are going to discuss the basis of database and their functioning. Database क्या है ना, और उसकी फंक्शनिंग के बारे में, जैसे कि हमने इस पैरा में पढ़ा बेटा. Now the discussion may laid foundation of base that the DBMS of OpenOffice.org. अब बेटा ये OpenOffice.org क्या है ना, ये आपका सूट है. कौन है? ओपन ऑफिस. और इसको ओ स्मॉल ओ से भी डोनेट हम कर सकते हैं. बड़ा 2 ओ किसके लिए? ओ फॉर ओपन, एंड दूसरा ओ है ऑफिस के लिए, और ऑर्ग तीसरा ओ के लिए. उसको स्मॉल लिखते हैं कंपैरेटिवली. अब ओपन ऑफिस सूट के अंदर ये बेस एक पैकेज होता है जिसके अंदर हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. मतलब कि हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं, पावर प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, है ना. तो ऑल दैट कैन बी डन. सो वी कैन से दैट बेस इज द पैकेज ऑफ ओपन ऑफिस. और जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था ना, वैसे ही है ओपन ऑफिस, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था. और उसके अंदर बेस हम टेबल्स वगैरह कहाँ बनाते थे? एक्सेस के अंदर बनाते थे बेटा. किसके अंदर बनाते थे? एक्सेस के अंदर. और ओपन ऑफिस के अंदर हम किसके अंदर बनाएंगे? बेस के अंदर बेटा. किसके अंदर? बेस के अंदर बेटा. ओके, नाउ डाटाबेस फंक्शनिंग. अ टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. फाइल कोई भी हो सकती. प्रोसेसिंग मीन्स ऐड करना, डिलीट करना, रिकॉर्ड. परमानेंट रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स. अब हमने रिकॉर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, एक टेबल के अंदर स्टोर करेंगे. इसके अंदर टेबल्स बनते हैं. क्या बनते हैं? टेबल्स बनते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए. अब टेबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल इट, टेबल को हम लोग फाइल भी बोल सकते हैं. या फाइल को हम लोग टेबल भी कह सकते हैं बेटा. अब अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रॉपर्ली हम डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं. एक फाइल में एक सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है. अब जैसे स्टूडेंट डिटेल हो गया, स्टूडेंट डिटेल फाइल के अंदर डालेंगे. लाइब्रेरी डिटेल लाइब्रेरी टेबल के अंदर डालेंगे. इज इट सो नॉट? तो एक डेटाबेस को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए हम लोग वेरियस फाइल्स बनाते हैं. इसलिए ये कह रहा है, इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम परमानेंट रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स. ठीक है, ये हम वैसे कह रहे हैं, है ना, जिस तरह हम लोग अपना डेटाबेस के अंदर करेंगे. लेकिन यहाँ पे अब ये जो बात कर रहे हैं, कहते हैं टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, है ना. हम लोग रिकॉर्ड्स क्या स्टोर करते हैं? वेरियस फाइल में. ये अब इस टाइम बात कर रहा है मैनुअली. जब हम कोई काम मैनुअली करते हैं तो हमें एक सेम चीज़ के लिए अगर हमने 2 जगह ज़रूरत है तो हम लोग 2 जगह पे सेम डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा रखेंगे. जैसे मैं एग्जांपल कोट करती हूँ. मान लो आपके स्कूल में हॉस्टल भी है. इज इट सो? अब स्कूल वाले रखेंगे, हर बच्चे का डिटेल रखेंगे, और हॉस्टल वालों को, वार्डन को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी जरूरत पड़ सकती है उस डेटा की. इज इट सो और नॉट? तो इट मीन्स सेम बच्चों का रिकॉर्ड 2 जगह पे डुप्लीकेट हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि मैनुअली काम हो रहा है ना. और अब जब रिपीटिशन ऑफ द डेटा हो रहा है, मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को हम लोग रिपीटिशन भी कह सकते हैं, और टिपिकल कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं डेटा रिडेंसी. व्हाट वी कॉल इट? डेटा रिडेंसी. और देखो बेटा, जब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है तो गलतियां होने की चांसेस बढ़ जाते हैं. अब फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स आए और वो कहते हैं स्कूल में कि हमारे बच्चे का फ़ोन नंबर चेंज हो गया, तो आप प्लीज़ चेंज कर दो, है ना, और वार्डन को भी बता दीजिएगा. अब स्कूल वालों ने बाई मिस्टेक, है ना, भी नहीं ध्यान रहा, या जैसे भी है, इंटेंशनली तो देखो कोई करेगा नहीं. अब उन्होंने खुद चेंज कर लिया, लेकिन वार्डन को बताना भूल गए, और बच्चे को रात को प्रॉब्लम हो जाती है.
अब क्या वार्डन चेक कर रही हैं, है ना। अब वहाँ पे जो उसके पास नंबर है वो कुछ और है, जब उसने स्कूल वालों से कंसर्न किया वहाँ पे नंबर कुछ और था। सेम बच्चे का डेटा मिसमैच कर रहा है कि नहीं, तो मिसमैच करेगा ही करेगा जब वहाँ कुछ और लिखा हुआ है हॉस्टल में और स्कूल में कुछ और लिखा हुआ है। अब ये मिसमैचिंग ऑफ द डेटा हुआ क्यों, मतलब क्योंकि वहाँ पे रिपीटिशन ऑफ द डेटा था। अगर रिपीट डेटा होता ही ना, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा होता ही ना, एक जगह पे डेटा होता तो मिसमैचिंग के चांस होते ही ना। इज इट सो और नॉट। तो डुप्लीकेसी आई तो मिसमैचिंग ऑफ डेटा अपने आप आ गया। तो जब हम मैनुअली काम करते हैं उसमें डेटा रिपीटिशन का काम आता ही आता है, रिपीटिशन होता ही होता है डेटा। और जब डेटा रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, तो मिसमैचिंग के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इज इट ओके। मिसमैचिंग तो मतलब गलतियाँ, डेटा को हम शेयर भी नहीं कर रहे। और जब एक से ज़्यादा जगह पे डेटा होता है तो डेटा क्या हो जाता है, इनसिक्योर भी हो जाता है। हम प्रॉपर्ली उसको स्टैंडर्डाइज्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो मैनुअली में काफ़ी कमियां आती हैं, लेकिन ये सब रिमूव की जा सकती हैं। कैसे, जब हम इसको कंप्यूटराइज्ड कर देते हैं डेटा को। क्या हम यूज़ करते हैं, डेटाबेस सिस्टम। जैसे कि ऊपर हमने इंट्रो में पढ़ा, डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, जब हम कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड्स या डेटा को रखते हैं। कंप्यूटर के थ्रू हम मैनिपुलेशन करते हैं डेटा में, वेरियस ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, जैसे एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन एंड अपडेशन ऑफ द डेटा। नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग इट। इन अ टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, परमानेंट रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स। ठीक है, अब डेटा स्टोर करेंगे वेरियस फाइल्स में, हॉस्टल वाले अलग और स्कूल वाले अलग। A number of different application program are written to extract record from and add record to the appropriate file. कई प्रोग्राम भी लिखे जाएंगे, है ना, उस चीज़ को वहाँ से लेने के लिए, स्टोर करने के लिए। हर एक को अपनी ज़रूरत है। बट दिस स्कीम हैज़ अ नंबर ऑफ मेजर लिमिटेशन। इसमें कमियाँ हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे डेटा रिडंडेंसी हो गई, डेटा इनकन्सिस्टेंसी होगी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, जो अभी मैं समझा चुकी हूँ बेटा। डेटा इनकन्सिस्टेंसी किसे कहते हैं, मिसमैचिंग ऑफ द डेटा, है ना। एंड अनशेयरेबल डेटा, डेटा शेयर भी नहीं हो रहा, सबका अपनी अपनी कॉपी है। अनस्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा, इनसिक्योर ऑफ डेटा, इनकरेक्ट डेटा एक्सेट्रा। ये सारी क्या हैं, कमियां हैं किसकी, जब मैनुअली हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को कंप्यूटराइज्ड वे में करती हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू करती हूँ, तो आंसर टू ऑल दिस प्रॉब्लम एज इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा। कहता है इन सब कमियों की, है ना, लिमिटेशंस है ना, कमियां हैं, इन्होंने कहा लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये कमियां कैसे रिमूव होती हैं, इसका आंसर क्या है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज आंसर टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स एज इट प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ द डेटा। क्योंकि डेटाबेस सिस्टम के अंदर हम डेटा सेंट्रली एक जगह पे स्टोर करते हैं। इज इट सो। और जब हम सेंट्रली एक जगह पे डेटा स्टोर करेंगे, जिस सर्वर एक पे स्टोर कर रहे हैं, जिसको चाहिए वो वहाँ से ले लेगा। वार्डन को चाहिए वार्डन ले लेंगे, स्कूल वालों को चाहिए स्कूल वाले को ले लेंगे, सब्जेक्ट टीचर्स को चाहिए सब्जेक्ट टीचर्स ले लेंगे, क्लास टीचर को चाहिए रिकॉर्ड किसी बच्चे का वो ले लेंगे, लाइब्रेरी वाले सर को या मैम को चाहिए वो ले लेंगे, फीस डिपार्टमेंट को चाहिए वो ले लेंगे, अगर एक क्लास का रिकॉर्ड एक सर्वर पर स्टोर है अगर। इज इट सो नॉट, द थिंग्स विल बिकम ईजी, there is no need of duplicacy of the data also। और जब डुप्लीकेसी नहीं होगा तो मिसमैचिंग होने के चांसेस ही नहीं रहते। और जब भी एक जगह पे डेटा रहता है तो मोर सिक्योरिटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन इट एंड स्टैंडर्डाइजेशन कैन आल्सो बी मोर डेवलप्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे, नाउ they are quoting an example also further. Let's see what they want to say. For instance, in a residential school, the same example which I gave it to you. In a residential school, if two files are being maintained, one for school and one for hostel, it might create problem. As for the student who live in hostel, their records are stored in two separate files, school file and that is your hostel file. So now consider a situation, है ना, they are giving quoting an example over here कि अब क्या situation आ सकती है, क्या आ सकती है। Hostler informs the school authorities as well as hostler inform the school authority as well hostel authorities about the change of the
that is of his corresponding address. What will happen if the school authorities forget to change the school address but hostel file is modified with changed address? अगर वहाँ पे modify हो जाता है, now which address will be considered as the accurate one? कौन सा सही माना जाएगा? There are two addresses, mismatching क्यों हुई? क्योंकि duplicacy of data, and such a situation is called data inconsistency. Inconsistency means mismatching of data, and this arises because same data is stored at multiple places separately. है ना, दो जगह पे डेटा स्टोर किया गया था, इसलिए क्या हो गया? इनकन्सिस्टेंसी ऑफ द डेटा. तो कहते हैं हम इससे बच सकते हैं by how? By database management system can address such type of problem very efficiently. Efficiently means बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकता है, किसको? प्रॉब्लम को, है ना, जो अभी हमने डेटा इनकन्सिस्टेंसी और डेटा रिपीटेशन वाली पढ़ी, और उसका आंसर क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बच्चे. अब हाउ डेटाबेस वर्क, ये अभी जैसे मैंने आपको बताया था, द डेटाबेस सिस्टम डू नॉट मेंटेन सेपरेट कॉपी. डेटाबेस तो सेपरेट कॉपीज बनाता ही नहीं, बल्कि रेदर ऑल द डेटा स्टोर्ड एट वन प्लेस, सेंट्रल जगह पे, एंड ऑल द एप्लीकेशन डेट रिक्वायर रेफर टू द सेंट्रली, और जिन एप्लीकेशन को चाहिए वो सेंट्रली उस जगह से ले लेती हैं डेटा. और अगर हम कोई भी चेंज करते हैं डेटा में तो वो हमें सेंट्रली एक जगह पे करना पड़ता है, और वन प्लेस, एंड द सेम चेंज इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल टू द ऑल द थिंग्स विच आर रेफरिंग टू इट. अब जैसे वो फाइल ही लगा लो, एक जगह बच्चे का स्टोर किया, चेंजेस की एड्रेस को, वार्डन को चाहिए वार्डन ले ले, हॉस्टल वालों को चाहिए तो हॉस्टल ले लें, हॉस्टल वाले ले लें. इज इट सो? नॉट. Now, if any changes to be made to data, it will be made at just one place because it is stored at one place, and same change information will be available to all the application referring to it. We do not mean to suggest that all redundancy should necessarily be eliminated. ये क्या बात हो गई? अभी तो बात हो रही थी कि हम रिपीटेशन हटा रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि रिपीटेशन that all redundancy should necessarily be eliminated. We do not mean to suggest that all redundancy should necessarily be eliminated. अभी तो बात हो रही थी कि वो रिमूव कर लेंगे redundancy. मैंने भी आपको बताया कि फ़ायदा हो जाता है डेटाबेस सिस्टम से कि redundancy ख़त्म हो जाती, लेकिन ये क्या हुआ? Now I will give you an example. अब देखो बेटा, एक क्लास का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो क्लास टीचर क्या रखेंगी? रोल नंबर हो गया बेटा, ठीक है, रोल नंबर हो गया, आपका नेम हो गया एक टेबल के अंदर, है ना, ठीक है, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया. आई विल मेक इट अगेन, है ना. क्लास में एक बच्चे का क्या चाहिए डिटेल में? रोल नंबर हो गया बेटा, नेम हो गया, है ना, एंड एड्रेस हो गया, फ़ोन हो गया, फ़ोन नंबर भी चाहिए बच्चे का. इज इट सो और नॉट? ये सारा डिटेल हो गया एक बच्चे का, एक क्लासरूम के अंदर हमें चाहिए, है ना. होने को तो और भी कुछ फादर ने मदर ने भी हो सकता, बस मैं इतना एग्जांपल ले रही हूँ. अब आप मान लो बुक इशू करवाते हो लाइब्रेरी में जाके, है ना, तो वहाँ पे भी क्या करवाना पड़ेगा आपको? ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए आपको. इज इट ओके? लेकिन आपको सर क्या मांगेंगे कि आप कौन सी बुक इशू करवा रहे हो, ठीक है, और बुक का नेम क्या है, बुक इशू डेट कब है ना, बुक कौन सी इशू करवाई है, उसकी इशू डेट हो गई, और क्या हो गया? रिटर्न डेट हो गया बेटा. इज इट ओके? लेकिन जब भी बच्चा जाएगा टीचर के पास, लाइब्रेरियन के पास, वो पूछेंगे क्या रोल नंबर है आपका, आपसे नेम पूछेंगे, आपका एड्रेस पूछेंगे, आपका फ़ोन नंबर पूछेंगे, बुक इशू कौन सी करवानी है, बुक इशू डेट कौन सी, रिटर्न डेट वो भी ले ली उन्होंने. फिर सेकंड रोल नंबर का सेम, मान लो फर्स्ट रोल नंबर फिर दोबारा पहुंच जाता है अगले दिन, अब उसका सर फिर नेम दोबारा से पूछेंगे, उसका एड्रेस पूछेंगे, उसका फ़ोन नंबर पूछेंगे, बुक इशू डेट, बुक रिटर्न डेट, ठीक है, उसने रिटर्न कर दी. फिर अगले दिन रोल नंबर 1 चला जाता है, दोबारा से उसका नेम पूछ रहे हैं, एड्रेस पूछ रहे हैं, फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं, बुक इशू डेट होगी, बुक रिटर्न डेट होगी. अब यही काम होता रहेगा. इसका मतलब कि देखो एड्रेस, फ़ोन नंबर, नेम उस बच्चे का बार बार आ रहा है, तो है ना. अब ठीक है, हमें रोल नंबर भी चाहिए बच्चे का, नेम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, फ़ोन भी चाहिए,
और बुक इशू उसने कौन सी कराई वो भी चाहिए, कौन सी इशू डेट थी वो भी चाहिए, रिटर्न डेट भी चाहिए। लेकिन अगर मैं सारे डेटा को एक फाइल में स्टोर कर रही हूँ तो मुझे तो प्रॉब्लम आ रही है ना। मैं अब इससे कैसे बचूँ, है ना, क्योंकि अननेसेसरली द रिपीटेशन ऑफ डेटा इज बीइंग देयर ऑफ नेम, एड्रेस एंड फोन, है ना। रोल नंबर तो चलो मुझे चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब इसका आंसर क्या आएगा, हमें इसकी रिपीटेशन हटानी है। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि रिपीटेशन हटानी चाहिए, है ना। तो ठीक है, हम इसकी रिपीटेशन हटाते हैं। कैसे हटाएं भाई, तभी हम बच सकते हैं इससे। हम इसको 2 टेबल्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, 2 टेबल्स में। ठीक है, अब क्या 2 टेबल्स बनाएं। एक टेबल के अंदर हो जाएगा बेटा हमारा रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर हो गया, और क्या हो गया, नेम हो गया बच्चे का, और क्या हो गया, एड्रेस हो गया बेटा, ठीक है, और क्या हो गया, फ़ोन हो गया, ठीक है। और हम उस बच्चे का पूरा डिटेल लिख लेंगे, वी विल राइट इट, ठीक है। रोल नंबर 1 उसका नेम लिखा, एड्रेस लिखा, फ़ोन नंबर। 2 का नेम लिखा, एड्रेस लिखा, फ़ोन। 3rd का नेम लिखा, एड्रेस, फ़ोन। मीन्स ये एक स्टूडेंट टेबल हो गया। कौन सा टेबल हो गया, स्टूडेंट टेबल, जिसके अंदर उसके सारे डिटेल होएगा स्टूडेंट का। जब भी बच्चा न्यू आता है तो इसके अंदर उसकी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक टेबल हम बना लेते हैं लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं बुक इशू, कौन सी करवाई, बुक इशू डेट, ठीक है, बुक रिटर्न डेट एंड सो ऑन। सो अब ठीक है ना, अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे, अब जब बच्चा बुक इशू करवाने जाएगा तो जो लाइब्रेरियन है, ये लाइब्रेरी टेबल ले लेते हैं बेटा। तो क्या है, बुक इशू नेम लिखेगा, बुक इशू डेट लिखेंगे सर, और बुक रिटर्न डेट लिख देंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और जो नेम और एड्रेस बार बार आ रहे थे वो हमें नहीं करना पड़ रहा अब इस केस में, क्योंकि वो हमने अलग फाइल बना दी और ये फाइल हमने लाइब्रेरी की अलग बना दी, स्टूडेंट डिटेल की अलग बना दी। इज इट सो नॉट, बच गया ना। बस बच्चे का बुक इशू नेम लिखना है, बुक इशू डेट लिखनी है, बुक रिटर्न लिखनी, ठीक है। अब नो, नॉट एट ऑल। एक चीज़ से तो बच गए हम कि यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि नेम और एड्रेस एक अलग टेबल में हो गया। जब न्यू बच्चा आएगा तो हम उसमें एंट्री कर देंगे। लेकिन अब ये लाइब्रेरी टेबल के अंदर बेटा, ठीक है सर, बुक इशू कौन सी करवाई, बुक इशू डेट कौन सी, बुक रिटर्न डेट लिख दी, लेकिन किस बच्चे को इशू करवा रहे हैं वो भी तो लिखना पड़ेगा। इज इट सो और नॉट। तो हमने क्या करना है इस केस के अंदर, हमें एक ऐसी और फील्ड चाहिए। कौन सी फील्ड चाहिए, जो आइडेंटिफाई करे कि हम किसको बुक इशू करवा रहे हैं। इट मीन्स एक और फील्ड चाहिए, कौन सी, रोल नंबर, ठीक है, नेम नहीं। हम नेम भी ले सकते थे एक फील्ड की, पर नो, क्योंकि नेम एक बच्चे का सेम नेम 2 बच्चों के हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसी फील्ड बनानी है जिसके बेसिस में हम बच्चे का रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकें। अब रोल नंबर होगा, उसी के बेस पे तो पता चलेगा किसने बुक इशू करवाई। इज इट सो और नॉट, इज इट सो। और नेम अगर मैं फील्ड लेती हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए, हो सकता है कि अभी उस नाम का कोई बच्चा ना हो। फॉर एग्जांपल चाहत एक लड़की क्लास में एक ही है, लेकिन कल को 2 चाहत भी तो हो सकती हैं, नया कल बच्चा एडमिशन हो जाए। तो आपने ऐसी फील्ड लेनी है जिसके बेसिस पे हम लोग इस रिकॉर्ड, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें। तो मैंने क्या ले लिया, रोल नंबर ले लिया। अब इन 2 टेबलों को मैं आपस में रिलेट कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, रिलेट कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉमन की, डैट इज योर रोल नंबर। रोल नंबर के बेसिस पे, इज इट सो, किसके बेसिस पे, रोल नंबर के बेसिस पे आई कैन रिलेट दिस 2 टेबल्स। और अगर कोई बच्चा रिटर्न नहीं करता, तो जैसे कि मैंने रिलेशन क्रिएट कर रखा है दोनों टेबल्स में, तो मैं पर्टिकुलर बच्चे का रिकॉर्ड वहाँ से उठा सकती हूँ बाय क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द 2 टेबल। अब ये देखो, मेन बात जहाँ से हम शुरू हुए थे कि हमें रिपीटिशन नहीं चाहिए, इसलिए कंप्यूटर के थ्रू हम लोग कर रहे थे। तो रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, तो रिपीटिशन हटाने के लिए मैंने एक टेबल को किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 टेबल में, स्टूडेंट टेबल एंड लाइब्रेरी टेबल में। इज इट ओके। लेकिन आप ये तो क्वेश्चन पूछना बनता है ना आपका
कि मैडम आप यहाँ फिर दोबारा रिपीट कर रहे हो। रिपीटिशन तो आपने कहा कि डेटाबेस सिस्टम से रिमूव हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कैसे, यहाँ पे भी रोल नंबर आ रहा है और यहाँ पे भी रोल नंबर आ रहा है, ये तो हो गया ना रिपीट, इज इट सो और नॉट। अब यहाँ पे रिपीट हो गया बेटा। अब इस रिपीटिशन को हम हटा ही नहीं सकते, है ना। कुछ रिपीटिशंस ऐसी होती हैं विच इज़ वेरी मच एसेंशियल, बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि नहीं तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसको बुक इश्यू करवाई। इट मीन्स रोल नंबर होना बहुत ज़रूरी है लाइब्रेरी टेबल में, और स्टूडेंट टेबल में भी होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये रिपीटिशन ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न है। ओके बच्चे, चलो हम वापस मूव करते हैं अपने पेज पे जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। उसमें कहा गया था इट वॉज कि हाँ ये लाइन है हमारी, वी वर हेयर, यस। अब वी डू नॉट मीन टू सजेस्ट दैट ऑल रिडंडेंसी शुड नेसेसरली बी एलिमिनेटेड, कि रिडंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाए, है ना। So we do not mean to suggest that all redundancy should necessarily be eliminated. Sometimes there are sound business or technical reasons for maintaining multiple copies of the same data. In database system, however, redundancy can be controlled to an extended desired extent, and the system is aware of the redundancy if any. और सिस्टम को पता होता है कि हम रिडंडेंसी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये बेटा फिगर है, उन्होंने दिखा रखी कि डेटाबेस सेंट्रली जगह पे इन्होंने मेंटेन कर रखा है, और जिस एप्लीकेशन या यूज़र को चाहिए वो एक ही जगह से यहाँ पे सब ले रहे हैं। ओके, अब आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। ये सेम रिपीटिशन है जो हमने किया है। नाउ लेट्स इवन देन वी डू इट। पहली, डेटाबेस रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। हम जब कंप्यूटराइज्ड कुछ भी काम कर रहे हैं, हम डेटा सेंट्रली एट वन प्लेस स्टोर कर रहे हैं, तो अपने आप ही क्या होगी, डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। डाटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। नॉन डेटाबेस सिस्टम, जब मतलब कि हम मैनुअली करते हैं, maintain separate copy of the data for each application. For example, in a college, student records are maintained, and the hostel also maintain record of all those college students who live in hostel, even though records for hostel students are already being maintained by the college. The hostel keeps a separate copy of it. Naturally copy रखेंगे separate, है ना, जब सेपरेट जगह पे हैं, वो कोई शेयरिंग नहीं उनके बीच में। As far everything goes well, the above mentioned file processing system work well, but duplication of data may lead to inconsistency or incorrect data as mentioned in the second para. We have already done कि क्योंकि डेटा सेंट्रल जगह पे नहीं है तो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा होगी। जब डुप्लीकेसी होगी तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी के बेटा चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज योर, सो दे आर सेइंग DBMS स्टोर और डेटा एट वन प्लेस, लेकिन DBMS एक जगह पे स्टोर करता है, जिसको चाहिए वो वहाँ से रेफर कर लेता है। सो द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रिक्वायर्ड डेटा कैन रेफर टू द सेम कंट्रोल प्लेस, सेंट्रल प्लेस। सो सेंट्रलाइजेशन मेक श्योर दैट डेटा रिमेन कंसिस्टेंट एंड सिक्योर। तो इससे क्या होगा, डेटा हमारा कंसिस्टेंट रहेगा, एक जगह पे स्टोर रहेगा, है ना, सेंट्रल जगह पे, तो डेटा में गलती होने के चांस नहीं रहते क्योंकि डुप्लीकेसी ऑफ डेटा नहीं है। सो डेटा विल रिमेन कंसिस्टेंट। अगला एग्जाम्पल जो इन्होंने एडवांटेज बताया है, दैट डेटाबेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी। देखो वही सेम बात हो गई, जब डुप्लीकेसी नहीं तो इनकंसिस्टेंसी का मतलब कैसे रहेगा। दिस इज रियली अ कॉरोलरी ऑफ द प्रीवियस पॉइंट, व्हेन द रिडंडेंसी इज नॉट कंट्रोल्ड, देयर मे बी occasion on which the two entries about the same data do not agree of them store. So that is when one of them stores the updated information, the other does not. At such time the database is said to be inconsistent. जैसे मैंने आपको बताया था कि एड्रेस चेंज नहीं हुआ, एक जगह पे चेंज कर लिया, दूसरी जगह पे नहीं चेंज हुआ, तो डेटा क्योंकि डुप्लीकेसी थी, सो इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। So by controlling redundancy, the inconsistency is also controlled. But even if there is some redundancy retained in the database due to some technical reasons,
The database management system ensure that any change made to either of two entries is automatically made to the other. मीन्स अगर एक जगह पे हम लोग चेंजेस करते हैं, अब मान लो एक बच्चा स्कूल छोड़ के जा रहा है तो उसका रिकॉर्ड लाइब्रेरी में से भी तो ऑटोमेटिकली डिलीट होगा ना, है ना, उसका रहेगा ही नहीं इसमें। तो अगर एक जगह पे हम चेंजेस करें दूसरी जगह पे अपने आप चेंजेस हो जाएं, दैट इज नोन एज प्रोपगेटिंग अपडेट्स बेटा। And multiple mismatching of copies of the same data is known as data inconsistency, which I have already told you. Next is database facilitate sharing of data. Data central जगह पे एक जगह पे स्टोर है, तो अब जिस एप्लीकेशन को चाहिए वो उसको वहाँ से ले सकता है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है डाटाबेस इन 4 स्टैंडर्ड। अब जब एक जगह पे डेटा है तो वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन भी मेंटेन की जा सकती हैं। अब जैसे कि डाटा में इंश्योर दैट ऑल डेटा दैट इज स्टोर सेंट्रली फॉलो द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। देयर में भी सर्टन स्टैंडर्ड लेड कोई कंपनी ने लेड डाउन किए हों, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया हो, और देयर में भी सर्टन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दैट मस्ट बी सेटिस्फाई बाय द डेटा। देखो हर एक की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, तो कहते हैं उस हिसाब से स्टैंडर्ड मेंटेन किए जा सकते हैं। अब स्टैंडर्ड इस तरह भी हो सकता है, नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कैन बी देयर। सो स्टैंडर्डाइजेशन स्टोर डेटा फॉर्मेट इन पर्टिकुलर डिजायरेबल एंड एड टू डेटा इंटरचेंज माइग्रेशन बिटवीन सिस्टम। तो स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई कर दी जाती कि मान लो डेटा अगर एक्सचेंज होता है किसी और सिस्टम के साथ तो वो हो जाए, डेटा में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम इस तरह की स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन कर सकते हैं जब डेटा सेंट्रली इज स्टोर्ड एट वन प्लेस। और देखो दूसरा डाटा सिक्योरिटी कैन बी प्रिवेल्ड या इंश्योर्ड। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड डेटाबेस सम टाइम ऑफ ग्रेट वैल्यू, काफ़ी वैल्यू का डेटा होगा तभी देखो कर रखा है हम लोगों ने, है ना। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बाय इंश्योरिंग दैट ओनली मीन्स ऑफ एक्सेस टू डेटाबेस थ्रू प्रॉपर चैनल एंड आल्सो बाय कैरिंग ऑथराइजेशन चेक। हम उसमें चेक लगा सकते हैं बाय पासवर्ड प्रोटेक्ट करके डेटा को, कि वही डेटा एक्सेस कर सके जिसको उसके ऊपर राइट हो। तो जैसे कि डेटा सेंट्रली स्टोर है तो वी कैन गो फॉर दिस। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा फ्लैट वर्सेस रिलेशनल डेटाबेस। जनरली पूछा जाता है, डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस कम पूछी जाती हैं इनसे। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? व्हेन ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन सिंगल फाइल दैट इज नोन एज फ्लैट डेटाबेस। सिंगल फाइल के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा स्प्रेडशीट होती है ना, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं आपके, उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, तो वो क्या है? फ्लैट डेटाबेस। लेकिन जैसे कि मैंने पीछे अभी एग्जांपल दिया आपको, तो दो या दो से ज़्यादा हम टेबल बना सकते हैं और हम उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं टेबल्स को ऑन बेसिस ऑफ कॉमन फील्ड, है ना। कॉमन फील्ड वहाँ पे क्या थी, जो भी हमने एग्जाम्पल है स्टूडेंट डिटेल और लाइब्रेरी डिटेल में, वो थे रोल नंबर। तो जब हम डेटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होता है और उनको लिंक किया जाता है कॉमन फील्ड के द्वारा, ऐसे डेटाबेस को क्या बोला जाता है? रिलेशनल डेटाबेस या RDBMS। इसके एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बेस, MySQL, ये सब इसके RDBMS के एग्जाम्पल्स हैं, और इसका फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेटा। अब नेक्स्ट आ जाता है बेस के बारे में बता रहे हैं, है ना। बेस के अंदर हम लोग ये क्या है, हम लोग इसके अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। बेस क्या है? ओपन ऑफिस का एक पैकेज है। वी नो दैट डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, नो डाउट, और ऐसा डेटा जो आपस में रिलेटेड है और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अब एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट डेटाबेस, इवेंट मैनेजमेंट डेटाबेस। अब देखो डेटाबेस बेटा हम ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, और डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स भी हो जाता है। अब देखो स्कूल डेटाबेस है, स्कूल डेटाबेस के अंदर क्या होगा? स्टूडेंट डिटेल टेबल होगा, लाइब्रेरी डिटेल टेबल होगा, फीस डिटेल टेबल होगा। एक और टेबल है, मान लो डॉक्टर्स टेबल, उसके अंदर है डॉक्टर ID, डॉक्टर नेम, डॉक्टर एड्रेस, डॉक्टर फ़ोन नंबर, डॉक्टर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, जिसके अंदर है स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। एक लाइब्रेरी टेबल है जिसमें रोल नंबर, बुक इशू डेट, बुक रिटर्न डेट, बुक इशू नेम। अब क्या ये तीनों टेबल्स डेटाबेस बनाएंगे? द आंसर इज नो। माना कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल, लेकिन ये तीनों डेटाबेस नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दो टेबल तो ठीक है, एक स्टूडेंट टेबल और एक लाइब्रेरी टेबल, तीसरा डॉक्टर टेबल है। हमारा स्कूल में उसका क्या मतलब? वो तो हॉस्पिटल में उसका मतलब है डॉक्टर का, तो
इज इट सो नॉट? सो डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं रिलेटेड टू अ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली। अब स्कूल डेटाबेस है तो स्कूल के ही रिलेटेड सारे टेबल्स होंगे, ठीक है। और एक टेबल के अंदर भी ऐसी फील्ड्स या ऐसे हेडिंग्स होनी चाहिए, जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, इन्हें हम फील्ड भी बोल देते हैं, होनी चाहिए जो रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक की हो। ओके, अच्छा जी। अब कहते हैं, अब जैसे स्टूडेंट डेटाबेस हो गया, इवेंट मैनेजमेंट, ये एग्जांपल हैं। बेस विच इज़ अ पॉपुलर RDBMS है बेटा, रिलेशनल डेटाबेस है जिसके अंदर वेरियस स्पेशल टेबल्स होते हैं, और टेबल्स को रिलेशनल डेटाबेस में हम रिलेशन भी बोलते हैं बेटा। लेट यू मैनेज योर डेटाबेस बाय ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ फीचर्स। कई फीचर्स हैं जो हमें बेस देता है, और बेस को हम openoffice.org बेस भी कह देते हैं, या OO बेस भी कह देते हैं। Now using base you can manage the information from a single zip file that store all related information file। अभी मैंने बताया कि जितने भी अलग अलग टेबल्स होंगे या फाइल्स होंगी या रिलेशंस होंगे, टेबल्स को हम रिलेशन बोल देते हैं, इसके अंदर वो आपस में रिलेटेड हैं तो सारे स्कूल से रिलेटेड ना। एक स्टूडेंट टेबल हो गया, एक लाइब्रेरी टेबल हो गया, एक फीस टेबल हो गया, लेकिन उनमें आपस में क्या है? रिलेशन है, दैट दे ऑल बिलोंग टू द स्कूल। Within a file you can divide your data into separate storage container called tables। और एक डेटाबेस के अंदर या एक इस फाइल के अंदर, हम डेटाबेस को एक फाइल कह रहे हैं, उसके अंदर हम लोग अलग अलग टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसको और उस डेटा को हम देख सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं डेटा को। किसके थ्रू? ऑनलाइन फॉर्म बेटा एक हम कह सकते हैं कि जैसे अब आप ये ले लो, जिस तरह ये एक बना हुआ है फॉर्म, देखो नेम है, आप फीस डिपार्टमेंट में गए, उन्होंने आपसे नेम पूछा, आपकी क्लास पूछी, फादर नेम पूछा, ठीक है, और आपको बैलेंस बता दिया फीस का। इज इट ओके? वो एंट्री किए जा रहे हैं, आपसे क्लास पूछ रहे हैं, फादर नेम पूछ रहे हैं बेटा, ठीक है, आप एंटर बता रहे हैं, वो एंटर कर रहे हैं, और आपका डिटेल आ जाएगा सारा, जो किससे है? फीस से रिलेटेड है, कितना बैलेंस एंड डेट्स एंड ऑल। इज इट ओके? तो अब देखो टेबल के अंदर तो कई रिकॉर्ड होते हैं, 3000 बचा तो 3000 का रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसको अट्रैक्टिव एक तरीके से हम देखना अगर चाहें तो हम देख सकते हैं किसके थ्रू? फॉर्म्स के थ्रू। फॉर्म्स के थ्रू हम डेटा ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं बेटा। अब अगर मान लो हमें कोई कंडीशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, और हम उसके बेसिस पे, कंडीशन के बेसिस पे कोई टेबल में से रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, काफ़ी कंडीशन के बेसिस पे, वो क्या कहलाता है? क्वेरी। और जब हम किसी डेटा को एनालाइज करें प्रॉपर्ली, उसमें से कुछ रिजल्ट निकालें या उसको प्रिंट करना चाहें, तो उसे क्या बोल देते हैं? रिपोर्ट बेटा। इज इट ओके? एनालाइज्ड फॉर्म ऑफ द डेटा। अब जैसे हम ग्रुप कर रहे हैं मंथ वाइज, किस बच्चे की कितनी, या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, हर वीकली में इंग्लिश के मार्क्स एक बच्चे के, है ना, या एक बच्चे के, पर्टिकुलर बच्चे के हर सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग ऐड करना चाह रहे हैं, किसके सारे मार्क्स का टोटल साथ साथ ये कर रहे हैं, और लास्ट में उसके कितने एग्रीगेट आए, है ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मिला के इस तरह करना चाह रहे हैं, तो हम रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं बेटा। अब बेस के अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स बेटा। अब टेबल क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, ये डेटा स्टोर करने, चलो फिर भी पढ़ते हैं। स्टोर डेटा करता है, और वी कैन क्रिएट वन टेबल फॉर ईच, हर इंफॉर्मेशन के लिए अलग टेबल बना सकते हैं, है ना। एंड टू ब्रिंग द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल, कई टेबलों में से अगर डेटा चाहिए, कई टेबलों में से हम रिलेट करके, टू ब्रिंग द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल मीन्स हम कई टेबलों में से डेटा ले सकते हैं, अगर उन टेबलों के बीच में हम रिलेशन क्रिएट करते हैं, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन की, जैसे कि रोल नंबर, जैसे पिछले हमने एग्जाम्पल में किया था। दोबारा पढ़ती हूँ। टू ब्रिंग द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स टुगेदर इन अ क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट, यू कैन डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब कि क्वेरी, फॉर्म या रिपोर्ट कई टेबलों में से हम ले सकते हैं, आपस में उनको ज्वाइन करके, कैसे? रिलेट करके। अब जैसे ये एग्जाम रिजल्ट मिला है हमें इन दो टेबलों में से, इन दोनों को ज्वाइन किया गया और फिर ये रिजल्ट हमने क्वेरी के अंदर ले लिया बेटा। तो हम कहते हैं कि टेबलों को हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट मीन्स पार्ट्स ऑफ द टेबल। वो कौन कौन से होते हैं? लेट्स स्टडी इट। पहला होता है डेटा आइटम,
ठीक है। फिर है फील्ड या एट्रीब्यूट, रिकॉर्ड, टेबल या रिलेशन। अब ये क्या चीज़ है बेटा, लेट्स स्टडी वन बाय वन। अ फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम डेटा, इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ बाइट्स। अ डेटा आइटम रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफन रेफर टू एज अ डेटा एलिमेंट, या हम इसे एट्रीब्यूट या फील्ड भी कह देते हैं। अभी देखो एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे, हाँ, दे हैव गिवन वन एग्जाम्पल ओवर हेयर ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये अलग अलग डेटा आइटम है, जैसे 22,000 हो गया, कुमार हो गया, अलग अलग डेटा है। और ये बेटा सेल्समैन नंबर, फर्स्ट नेम, सर नेम, सेल्समैन जो हेडिंग है, ये क्या कहलाती है, फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स बेटा, ठीक है। और फील्ड्स या एट्रीब्यूट। अब ये एक पर्टिकुलर S009 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसकी सेल उसने कितनी बनाई, उसका सर नेम क्या है, एक पर्टिकुलर रिलेटेड है। ये क्या बन जाएगा, रिकॉर्ड। क्या बनेगा ये, रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड को हम टपल B बोल देते हैं, ठीक है बेटा। एंड कलेक्शन ऑफ ये रिकॉर्ड्स क्या बना देंगे, फाइल या टेबल बना देंगे, एक टेबल बना देंगे। क्या बना देंगे, टेबल। और टेबल को हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन बेटा। एनी प्रॉब्लम, ओके। अब इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं बेटा, अगर देखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, तो आपने इस ऊपर वाली को नहीं लेना, ये क्योंकि फील्ड से रिलेटेड है ये सारी की सारी, इसको नहीं लेना। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने रिकॉर्ड्स हो गए, 11 हो गए बेटा। और फील्ड्स हमारे पास कितनी है, सेल्समैन नंबर एक हो गई, फील्ड नेम हो गई एक, ये हमारी सर नेम हो गया, सेल्स मेड हो गया, टारगेट हो गया। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है, फील्ड्स हैं बेटा। इज इट ओके, इज इट क्लियर। तो ये इन्होंने कवर कर रखा है, जस्ट गो थ्रू इट। अब नेक्स्ट ये लोग कवर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और रह गई बेटा, प्राइमरी की। अब देखो, प्राइमरी की वो वाली की होती है, एक चाबी होती है ना, चाबी से ताला खुलता है, पूरे रिकॉर्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट नेम दो का सेम हो सकता है, सर नेम दो जनों का सेम हो सकता है, सेल मेड दो जनों की सेम हो सकती है, टारगेट सेम हो सकता है, लेकिन कभी सेल्समैन नंबर दो जनों का सेम नहीं हो सकता। जैसे क्लास में बच्चों का रोल नंबर दो बच्चों का सेम नहीं हो सकता। तो ऐसी की को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की, जिसके बेसिस पे हम पूरा रिकॉर्ड उठा सकते हैं, और डुप्लीकेसी कभी भी इस डेटा में, इस फील्ड के अंदर नहीं हो सकती बच्चे। अब आगे टॉपिक ही बेटा ये है, दैट इज टाइप्स ऑफ कीज इन अ टेबल। प्राइमरी की आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड। अब यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड एडमिशन नंबर। तो क्या होगी, प्राइमरी की क्या होगी, मेरी रोल नंबर है, इसके बेसिस में मैं रिकॉर्ड उठा सकती हूँ बेटा। अब कंपोजिट प्राइमरी की बेटा, अब ये क्या चीज़ है, समटाइम अ कम्बिनेशन ऑफ फील्ड वैल्यू इज यूनिक इन अ टेबल। यूनिक मीन्स एक उसके जैसा कोई ना हो। In those cases, that group of fields or attribute make a primary key of the table। जैसे कि रोल नंबर पहले में था, लेकिन अब यहाँ इस केस में देखो बेटा, यहाँ तो रोल नंबर दो बार आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसने प्रोजेक्ट बनाया ना, रोल नंबर 1 ने SST में बनाया, SUPW में भी बनाया, इसका नेम राघव है दोनों का, है ना। एक में इसको ग्रेड A आए, एक में B आए हैं, टीचर्स ये वाली हैंडल कर रहे थे, SS01 एंड SE0005। अब तो रिपीट हो गया, तो मैं प्रोजेक्ट भी देखो SST दो बार आ रहा है, नाम भी दो बार आ रहे हैं। अब किसको प्राइमरी की बनाए हम, प्राइमरी की में तो डुप्लीकेट होता ही नहीं, तो रोल नंबर को बना ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, रोल नंबर और प्रोजेक्ट को इकट्ठा, तो हम इसको प्राइमरी की बना दें, तो हम एक पर्टिकुलर बच्चे का रिकॉर्ड उठा सकते हैं। जैसे कि रोल नंबर 1 SST कंबाइन हो गया ना, दूसरा क्या है, रोल नंबर 1 SUPW अलग अलग हो गया ना। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ, अगर मैं कहती हूँ 1 SST, तो इसका मतलब हम पहले रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ 1 SUPW, इसका मतलब मैं सेकंड वाले रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ, हाँ, तो मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ ना। तो कई बार हम दो फील्ड्स को ज्वाइन करके भी की बना सकते हैं, जिसके बेसिस में पूरा रिकॉर्ड टेबल में से उठा सकते हैं, तब ये क्या कहलाती है, कॉम्पोजिट प्राइमरी की बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा ऑल्टरनेट की। अब इस टेबल में देखो, रोल नंबर फील्ड है, नेम है, मार्क्स, एडमिशन नंबर। रोल नंबर कभी किसी बच्चे का रिपीट नहीं करता, 1 2 3 4 5 सबका अलग अलग होता है। वो अलग बात है कि जैसे पिछले केस में चांस आ गया अलग।
अब एडमिशन नंबर भी सबका अलग अलग होता है, ये भी रिपीट नहीं होने का होता। इसका मतलब यहाँ पे हम प्राइमरी की रोल नंबर को भी बना सकते हैं और एडमिशन नंबर को भी बना सकते हैं। इज इट सो और नॉट? इसका मतलब अब ये दोनों क्या है, कैंडिडेट कीज हैं। क्या है? कैंडिडेट कि वो भी प्राइमरी की बन सकती है, वो भी प्राइमरी की बन सकती है। कौन? मतलब रोल नंबर भी बन सकती है और एडमिशन नंबर भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना देते हैं तो कौन बच गया? एडमिशन नंबर बच गया। तो इस केस में एडमिशन नंबर क्या हो जाएगी? ऑल्टरनेट की। और मान लो मैंने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाया होता तो रोल नंबर क्या बन जाती? ऑल्टरनेट की। तो मीन्स जो उम्मीदवार होते हैं प्राइमरी की बनने के वो क्या कहलाते हैं? कैंडिडेट की। और जो बन जाता है वो प्राइमरी की हो गया और जो दूसरा है वो क्या हो जाता है? दैट इज योर ऑल्टरनेट की। इज इट ओके बेटा? अब नेक्स्ट जो आता है वो है आपका कैंडिडेट की, वो मैंने अभी समझाया है आपको, सॉरी। फिर नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन की बेटा। अब यहाँ पे दो टेबल्स देखो, एक है रोल नंबर, प्रोजेक्ट एंड टीचर नंबर। एक है टीचर, ये है प्रोजेक्ट टेबल। इसमें 3 फील्ड होगी, रोल नंबर, प्रोजेक्ट एंड टीचर नंबर। और यहाँ पे टीचर टेबल जिसके अंदर है टीचर नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट, ये आपकी फील्ड्स होंगी बेटा। इज इट ओके? अब यहाँ पे आप अगर देखते हो रोल नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर नंबर जो SS01 SU03 SS04 S01 है ना, ये चीज़ है। और यहाँ पे आपका टीचर टेबल के अंदर ये रिपीट नहीं हो रहा है ना। टीचर टेबल के अंदर जो आपकी प्राइमरी की है वो कौन सी है? आपकी टीचर नंबर SS01 SS02। इज इट ओके कि नहीं? है ना, ये रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन इस केस के अंदर है ना, ये देखो SS01 यहाँ पे भी, SS01 यहाँ पे भी है, रिपीट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे तो प्राइमरी की बन ही नहीं सकती, यहाँ बन सकती क्योंकि रिपीटेशन नहीं है। और टीचर नंबर के हिसाब से हम उसका पूरा रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो टीचर टेबल में टीचर नंबर क्या हो गया? प्राइमरी की। लेकिन ये प्रोजेक्ट टेबल और टीचर टेबल को आपस में मान लो रिलेट करते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं हम, ठीक है। अब टीचर नंबर के बेसिस पे हम यहाँ पे इनको रिलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी टीचर नंबर है और इस टेबल के अंदर भी टीचर नंबर है, दोनों में कॉमन होगी तो हम इसके बेसिस पे दोनों टेबल्स को रिलेट कर सकते हैं। और दोनों टेबल्स में और कोई फील्ड कॉमन नहीं है। और यहाँ पे टीचर नंबर क्या है? प्राइमरी की है। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है, SS01 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। इज इट सो और नॉट? तो जहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है ये तो प्राइमरी की होगी, लेकिन जब जो इसके साथ रिलेट हो रही है यहाँ पे टीचर नंबर क्या कहलाएगी? दूसरे टेबल के अंदर क्या कहलाएगी? फॉरेन की। क्या कहलाएगी? फॉरेन की बेटा, ठीक है। तो इट मीन्स टू से, तो जहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो रही, मान लो दो टेबलों को अगर हम रिलेट करते हैं तो जिस टेबल के अंदर रिपीटिशन नहीं है वो क्या है? प्राइमरी की। और अगर और दूसरे टेबल के अंदर वही सेम फील्ड क्या कहलाती है? फॉरेन की, और उसमें रिपीटिशन होता है बेटा। फिर आ जाता है चाइल्ड टेबल। ये सब कुछ इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, यू जस्ट गो थ्रू इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी पर्सनली। अच्छा जी, अब अ टेबल विच कंटेन्स अ फॉरेन की वो चाइल्ड टेबल होगा, ठीक है। यहाँ डिपेंडेंट टेबल होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर था चाइल्ड टेबल कौन सा हुआ? कौन सा होएगा? प्रोजेक्ट टेबल। और ये क्या होगा? पेरेंट टेबल। तो ये नॉन डिपेंडेंट टेबल है और ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट टेबल। एंड एज वेल एज ये चाइल्ड टेबल कहलाएगा कौन सा? प्रोजेक्ट टेबल। और टीचर्स टेबल क्या कहलाएगा? पेरेंट टेबल, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी की है। और प्रोजेक्ट टेबल यहाँ पे क्या कहलाएगा? दैट इज योर चाइल्ड टेबल, बिकॉज इसके अंदर फॉरेन की है ना कि प्राइमरी की। कौन सी? टीचर नंबर की। जब हम टीचर नंबर के बेसिस पे इन दोनों टेबल्स को हम क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। दैट्स ऑल, यही इन्होंने डिफरेंस यहाँ पे बताया हुआ है बेटा। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्वेरी। क्या होता है बेटा? तो क्वेरी हम कह सकते हैं रिट्रीव जस्ट द डेटा दैट मीट्स कंडीशंस दैट यू स्पेसिफाई, जैसे कि एनी टेबल है ना, वो क्या कहलाती है? आपकी क्वेरी कहलाती है बेटा। अच्छा जी, फिर आ गया, जैसे दो टेबलों में से उठाकर इन्होंने इनको रिलेट करके एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से यहाँ पे एक क्वेरी बना दी है इन्होंने, ठीक है। फिर आ जाता है फॉर्म। फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था, हम ये कह सकते हैं कि एक इंटरफेस, एक माध्यम है जिसके थ्रू यूज़र के मुताबिक स्पेसिफाइड लेआउट है, जैसे कहाँ पे क्या चीज़ आपको चाहिए, यहाँ पे जैसे पिक्चर चाहिए, कहाँ पे क्या चाहिए,
एंड वी आर एबल टू, यूज़र व्यू कर सकता है, एंटर कर सकता है, चेंज कर सकता है डेटा को डायरेक्टली इन द टेबल थ्रू दिस इंटरफेस, दैट इज़ योर फॉर्म। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाता है आपका रिपोर्ट क्या होता है। तो रिपोर्ट तो एक बेटा एक एनालाइज करके इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट डेटा इन अ प्रिंटेड फॉर्म, इट इज़ अ फॉर्मेट प्रेजेंटेड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट डेटा इन अ फॉर्मेटेड मैनर, एक फॉर्मेटेड तरीके में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको फॉर्मेट देना चाहते हो। अब जैसे इन्होंने डिपार्टमेंट तो इस साइड लिख दिया ना, बाकी उस हर डिपार्टमेंट का, जैसे ये IT डिपार्टमेंट हो गया, कॉर्प HQ, ये सारी IT से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कॉर्पोरेशन HQ के रिलेटेड है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब उनको अलग अलग ग्रुप कर रखा है। तो मीन जब कोई एनालाइज करके जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, रिपोर्ट होता है, और जनरली हमें प्रिंटेड फॉर्म में हम लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस, क्योंकि देखो सब कुछ ये क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट तो बाद की बातें हैं, टेबल्स वगैरह बनाना, ठीक है। पहले हमने सोचना है, डिज़ाइन करना है डेटाबेस को कि हमने किस तरह उसको बनाना जिससे बाद में प्रॉब्लम ना आए। सो कहते हैं बिफोर यू यूज़ ओपन ऑफिस बेस to actually build the tables, forms and other objects that will make up your database, it is important to take time to design your database। पहले database डिज़ाइन करने में थोड़ा टाइम लो, ठीक है, जिससे वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर सके, एक्यूरेट करे, इफ़िशेंटली करे। तो क्या पॉइंट्स हैं जो हमें स्टेप्स ध्यान रखने पड़ेंगे। डिटरमाइन द पर्पस ऑफ योर डेटाबेस, उसका क्या काम है, क्यों बना रहे हो डेटाबेस, पहले ये सोचो, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग डेटाबेस टू डिटरमाइन द पर्पस, क्या पर्पस है एंड हाउ इट इज टू बी यूज, और हमने इसको कैसे यूज करना है। यू नीड टू नो what information you want from the database, from that you determine that you can determine what subject you need to store facts about, और आपको क्या उसके अंदर स्टोर करना है ना, ये पता करो। फिर सोचो कि कौन कौन से टेबल्स आपको उसके अंदर चाहिए, और बेटर है कि पहले पेपर पे बनाओ, है ना। सबसे पहले क्यों बना रहे हो, क्या पर्पस है वो सोचो, फिर कौन कौन से हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी वो सोचना चाहिए, ठीक है। और टेबल्स भी जब आप कर रहे हो, टेबल शुड नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर नहीं होनी चाहिए, ओके। टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस डिफर फ्रॉम अ टेबल इन दैट फ्लैट फाइल में, तो देखो एक ही टेबल होता है, रिलेशनल में अलग अलग होता है। तो हर टेबल के अंदर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक वन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा। Each table contain information about the same subject, each field in a table contain individual fact के बारे में, जैसे अभी हमने बताया। अब स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर का काम है रोल नंबर स्टोर करना, नेम का काम है नेम स्टोर करना। तो हर एक अलग अलग, ये जैसे इन्होंने सिटी, फ़ोन नंबर अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो ईच फील्ड डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट, एक टेबल में एक पर्टिकुलर, जैसे स्टूडेंट डिटेल एक सब्जेक्ट हो गया ना, उसके अंदर रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, और वो सब किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट टेबल से। तो हमें आपको सोचना चाहिए कितने टेबल्स बनाने हैं, उनके अंदर क्या क्या फील्ड्स लेनी चाहिए, है ना। वो अगला नेक्स्ट स्टेप है दैट विच फील्ड शुड बी देयर, है ना। फिर ये देखो उन किस टेबल में हमें किस टेबल के साथ रिलेशन क्रिएट करना चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि जिससे उसको वो फुलफिल कर सके। फिर देखो जब भी हम कोई काम करते हैं गलतियां होने के चांस होते ही होते हैं, फिर अपने दोबारा से एनालाइज करो उस चीज़ को पूरे को, और जहाँ कमी पेशी है या आपको लगता है कि मैंने ठीक ये सोचा ये था लेकिन ऐसा नहीं हो, तो रिफाइन योर डिज़ाइनिंग ऑफ योर डेटाबेस, क्योंकि ये ना कि बाद में प्रॉब्लम हो जाए जब आप डेटा एंटर करो, है ना। तो फिर उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, उसके अंदर डेटा एंटर करना है, और फिर आपने क्या क्रिएट करना है, जब डेटा एंटर हो जाता है फिर आपने बाकी ऑब्जेक्ट बनाने हैं डेटाबेस के, लाइक क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स बेटा। दैट्स ऑल विद द सेशन, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ओके बेटा, थैंक्स।